हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारा काम है पीवाईक्यू रटना, है ना। पीवाईक्यू गलत नहीं होनी चाहिए, हमारा यह टारगेट है। आई होप आपने इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दिया होगा। कल आज ना इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है, तो आप उसे देख के खत्म कर दिए साथ साथ। सोचो अभी आप अपने से करो तो आप खत्म कर पाते इतनी जल्दी, बट हमने सिर्फ 5 क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर रखा है। लास्ट क्लास तो शायद 30 मिनट की है अप्रॉक्स, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब फटाफट 6 दिसंबर आने से पहले सारे पीवाईक्यू खत्म कर दें। हमारा टारगेट ही यही है। पॉलिटी खत्म करने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें। क्या कहते हो? अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप कमेंट में लिखना, फिर हम वही शुरू करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो बिना किसी एक्स्ट्रा बकरीदी के शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि 6 दिसंबर की डेट किसके लिए डिले की गई है? 6 दिसंबर की डेट आपके लिए डिले की गई है, ठीक है। कल हमने मौलिक कर्तव्य पे छोड़ा था, यहीं से शुरू करेंगे। आ जाओ। देखो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं चाहती हूँ ताकि पीवाईक्यू आपकी आंखों से गुजरते रहे। हाँ, मेरा यही उद्देश्य है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है सही पे गोला बनाएंगे, हमारी टैगलाइन है, यू नो वेरी वेल। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास, ऐसा तो नहीं है। अस्पृश्यता की बात तो आर्टिकल 17 में की गई थी, है ना। बाकी देख लेते हैं। उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारे स्वाधीनता के राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है, हाँ ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ये भी ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य वो किसकी संस्कृति पर पारित किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह की समिति पर, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति पर पारित किए गए थे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके अंदर कितने थे? 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बट 2002 में संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा का अवसर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बार तुमने पूरा देख लिया है तो अब आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। मेरे साथ रिपीट करो। चलो मौलिक कर्तव्य किसकी संस्कृति में पास किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का में 51 का 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, ये ऐड किया गया। अब तुमने इतना देख लिया, अब आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। हाँ, किस में कही गई है? तो ए में कही गई है। व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात की गई है। उद्देशिका में प्रस्तावना में उल्लेखित है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को संविधान सुनिश्चित करेगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थानों की रक्षा करना, हाँ ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो है ही। हम हमेशा स्कूल जाते थे, खड़े हो जाते थे, कहीं पे भी राष्ट्रगान बज रहा होता तो हम खड़े हो जाते थे कि अरे नेशनल एंथम हो रहा था, खड़ा होने हमें। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा उद्देश्य है, पर हम करते नहीं है। तो सार्वजनिक संपत्ति तो हम अपने बाप की संपत्ति समझते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ थूक देते हैं, है ना। हम महिलाएं तो नहीं थूकती हैं। अच्छा मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ, अक्सर ऐसा लड़के ही करते हैं कि पान खा के थूकना और ऐसा, और वॉशरूम वगैरह भी हम लोग नहीं ही करते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा योगदान कम है। चलो अब पीछे में पढ़ के आए स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वें संविधान संशोधन 51 का जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। 2002 में 11वां जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित में से भारत में से मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन से सही है? सी 1 और 2 दोनों सही है। क्या कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, हाँ ठीक है। 2002 में मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया 11वां संविधान, ये भी ठीक है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग। अब बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अब तुम देखो कितनी बार पूछा है, बस वही पीवाईक्यू ना देखना एक गलती है हमारी, हम एंड में पीवाईक्यू देखते हैं, है ना। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत, तुम ये कर लोगे तो मैं ईयर वाइज, हाँ ईयर वाइज भी पीवाईक्यू करवाऊंगी तुम्हारे, जैसे कैसे 2025, 24 ऐसे पीछे करते करते सारे, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य की बात की गई है? तो भाग 4 का में कही गई है। अब पढ़ के आए हम लोग, कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायतों गठन की सहायता, ये नहीं है। तो आर्टिकल 40 की बात है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है डीपीएसपी में। बाकी कौन कौन सा है? संविधान का पालन करेंगे, उनके आदर्श संस्थानों को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। स्वतंत्रता के जिन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया उनको हमें हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, बुलाए जाने पर तो आप सिर्फ दंगे में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग तो नहीं करते भाई। हमारा जो हम स्टूडेंट्स हैं हम तो ऐसा नहीं करते, है ना। बाकी जो कम्युनिटी करती है, जो लोग करते हैं वो जानते हैं।
हम तो बेचारे खाली पढ़ते हैं, है ना, और अपने ही हक के लिए लड़ते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू लें। और यहाँ पे देखो 6 से 14 वर्ष है, ना कि 6 से 12 वर्ष। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उसमें 6 से 14 वर्ष मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान करना, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति, सब है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय तत्व के भाग 4 का में वर्णित नहीं है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऐसा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये तो आपका खुद का कर्तव्य है ना। मौलिक कर्तव्य के इतना तो बेसिक आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की जो है आदर करेंगे। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मौलिक कर्तव्य को हम आदेश देकर प्रभावी नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ होता है कि ये आपके कर्तव्य हैं, आपका पालन करना ना करना वो आप पे है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के संविधान का अनुपालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान वगैरह वगैरह, तो 51 काम में मौलिक कर्तव्य की बात है, वही घूम फिर के बोल रहा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना 51 गा में है। प्राणियों के प्रति दया भावना रखना 51 का छा में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना 51 का जा। हालांकि इतना बहुत डेप्थ तो आता नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हो बीईओ में आया है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, सरकार की शासन प्रणाली, ये थोड़ा सा ना डेप्थ नॉलेज है। इसमें मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन समझने में इशू आता है, कई बार एक्सप्लेनेशन पढ़ने में दिक्कत आती है, और ये फंसाते बहुत हैं ऐसे में ना। तो जो ये थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा टफ भी है फ्रेशर्स के लिए, और थोड़ा सा है भी, है ना, स्कोरिंग भी है, बट आते ही ये क्वेश्चन। चलो, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो जो न्यायाधीश हैं उनकी अगर संख्या में वृद्धि करनी तो वो कौन कर सकता है? तो तुम साथ सोचो कि क्या राष्ट्रपति अकेले कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, विधि आयोग नहीं, संसद कर सकती है। संसद जो है वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। अब देखो, वर्ष 1956 में उच्च न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया गया था। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी थी। अभी भी देखो, अभी ये तो हाल में था यार, ये वाला तुम क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसको अपडेट करना करंट से, क्योंकि ये भी हाल में था। न्यायाधीशों की संख्या के अभी सीन कुछ था, अभी शायद बड़ी घटी कुछ तो था। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है? हाँ, तो 1 और 2 दोनों सही। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। अगर आप अविश्वास पारित कर रहे हैं तो आपको आधार देने की जरूरत नहीं है कि कौन से आधार के तहत आप अविश्वास पारित कर रहे हैं, हाँ, प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, हाँ, तो राज्यसभा का कोई रोल नहीं है उसमें, तो इसलिए उनको विचार करने का भी अधिकार नहीं है। अब 75(3) में क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रहती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना होता है उनको, ठीक है। मतलब मोदी जी भी जाएंगे और मंत्रिपरिषद भी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वे आधारित हैं, तथा राज्यसभा का अविश्वास को लेना दे। अब तो कोई यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, जब लोकसभा ही है सब कुछ, तो राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा नहीं। आपको पता है कि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए इनका कोई रोल नहीं है। देखो टाइम लगा ना इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको। अब देखो आरओ 2021 का क्वेश्चन है, भारत संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। जो भारत की संसद है उसको कानून निर्माण की शक्ति किसके लिए प्राप्त है? तो डी 1, 2, 3 कौन से? देखो, भारत का संघ, भारत का प्रदेश या फिर उप प्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तुम्हें लग सकता है कि तीसरा नहीं होगा कि यार विश्व में तो कहीं भी रह रहा है, हाँ, पर विश्व में कहीं भी रहना एक बात है, पर भारतीय नागरिक यहाँ पे एक बात है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके खिलाफ हम कानून निर्माण शक्ति बना सकते हैं, हाँ, अगर आपने नागरिकता यहाँ की ले रखी तो, एवं उनकी संपत्ति। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है? मतलब अगर आप एब्सेंट हैं तो कितने दिन आप एब्सेंट रहें कि आपको हम अयोग्य घोषित कर दें कि अब आप योग्य नहीं हैं, हाँ।
तो 60 दिन, 60 दिन मतलब 2 महीने, प्रॉपर 2 महीने अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको आयोग घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या, 60 दिनों की अवधि में गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि में शामिल किया जाए तो शामिल नहीं किया जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार कहाँ पे आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, अतः ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पे? ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि भारत में है। ठीक है, भारत आदि में है, सॉरी। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ तो इन्होंने लगा दिए, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ही। चलो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्योंकि भारत का अपना संविधान है, ऐसा नहीं है। देखो, भारत का अपना संविधान है इसलिए वो लोकतांत्रिक नहीं है ना। जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं का चुनाव होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यहाँ के, उनका चुनाव होता है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, जो अपना ये ना लोकतांत्रिक देश होने की जो वो होती हैं कि लोकतांत्रिक देश कब कहा जाएगा? तो तब कहा जाएगा जब राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, जहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, हमारा लिखित संविधान है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे लिखित संविधान है बट वो लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या है? संसदात्मक क्या है यार ये? संसदात्मक प्रजातंत्र है। कभी कभी ना वो टंग ट्विस्टर हो जाता है ना, तो वही मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ ना, इसलिए हो जाता है। तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी मैं इस बात के लिए। पहला बोल रहा था कि क्या संविधान, जो भारतीय संविधान है वो अध्यात्मात्मक है? नहीं। क्या नाम मात्र का राजतंत्र है? नहीं। क्या ये कुलीन तंत्र है? नहीं, कुलीन तंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कथन, कारण क्या है? संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अब मैंने बताया था ना कि जो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और आर्टिकल 75(3) के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का जो उत्तरदायित्व है संसद पर है। नीति बनाने के पश्चात उनके क्रियान्वयन का दायित्व लोक सेवकों का हो जाता है। ठीक है, एक मंत्री का उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता में संघवाद की ओर खिसकी? तो 1980 के दशक में। ये क्वेश्चन हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा, ये पुराना आ चुका है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से थे? तो जो राजनीतिक व्यवस्था उसके मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 3 दोनों कैसे? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। देखो, गणतंत्र है, हाँ, राजतंत्र नहीं, गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, हम भारत के लोग, जैसे कि प्रस्तावना कहती है। ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। हम एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करते हैं, हम विकेंद्रीकृत शक्ति का प्रावधान करते हैं, है ना। शक्तियाँ क्या हैं? विकेंद्रीकृत है, ना कि एकीकृत है। तो सिर्फ 1, 2, 3 होगा, ना कि चौथा। नेक्स्ट, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी मैंने ऊपर बताया ना, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के एक समूह के हाथ में होती है, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य में बहुमत रखते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ऐसा कौन सा पद है जो सिर्फ इसमें पाया जाता है? तो प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जो संस्थात्मक प्रणाली में पाया जाता है, बाकी किसी प्रणाली में नहीं पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सामग्री किसी नाम से होती है तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या, कौन सी प्रणाली है? संस्थात्मक प्रणाली है, इसलिए हमारे यहाँ तो है नहीं। कई देशों में ऐसा प्रचलित, जैसे सऊदी में देखो तुम्हें राजा चलते हैं, वहाँ पे राजा, सम्राट ऐसा चलता है। नेक्स्ट, संस्थात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो
तो संसद होती है। संसद जो है वो वैधानिक संप्रभु होती है, ठीक है। अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है। जितनी भी विधियाँ आ रही हैं वो संसद ही तो बनाती है। अब संसद चाहे जो कर ले, है ना। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है, कहने का मतलब ये है कि जो गोपनीयता का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मंत्री के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सदस्य हैं, तो जो कार्यवाही होती है तो वो उजागर नहीं कर सकते, वो बात लीक नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ ये बात हुई, ये डिस्कशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, संसाधक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? राजनीतिक दल के अभाव में। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो सरकार काम कैसे करेगी? प्राइस ने लिखा था कि संसाधक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है, ठीक है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है। हाँ, हमारी संसदीय व्यवस्था है, इसलिए जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली है, ठीक है। और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताओ? अभी मैंने बताया था, पीछे कमेंट्स में बताना जरा मुझे। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। जो मंत्रिपरिषद है, जिनको हम वोट देके भेज रहे हैं, हम जिनका हम चुनाव कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रति तो उत्तरदायी है ना। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो जो हमारी विशेषता नहीं कि अध्याशात्मक सरकार, ये हमारी विशेषता नहीं है। बाकी संसाधक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 75 के तहत कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा तथा राष्ट्रपति करेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। कैसे? सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा के पास होगी, मतलब एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गणतंत्रीय अवधारणा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक राजा जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये ठीक है, हम सर्वोच्च हैं, कहने की बात है वो। तो सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है। निर्वाचित प्रधान का मतलब है जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम निर्वाचित करते हैं। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय शासन आज मुझे क्या हो रहा है, एक तो मेरी आज जबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है। संसदीय शासन भारत के लिए, एक तो संसदीय संसाधन मेरा बोलना थोड़ा सा टफ हो रहा है क्या, मैं भी अभी फील कर रही हूँ इस चीज़ को। संसदीय, भाई मैं माफ़ करना मुझे, हाँ ये मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? भारत में संसदीय भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। शायद मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ इसलिए। तो ये गलत है, क्योंकि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे लिए उपयुक्त है। तो ये गलत है। हाँ, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। और सही है। शासन की दो प्रणालियाँ हैं, एक होती है अध्याशात्मक, एक होती है संसाधनात्मक, ठीक है। संसदात्मक, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये पता है हमें। और भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत की संसदीय जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, भारतीय जनता में निहित है, ठीक है। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। कोई विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो वो किन चरणों से गुजरेगा? तो पहला होता है प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, फिर सम्मति, है ना। ऐसे लाइन से मत लगाना, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसे नहीं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, फिर सम्मति अवस्था, फिर प्रतिवेदन, फिर तृतीय वाचन। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को लगेगा शायद पहला दूसरा तीसरा शायद क्रम से हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत लंबा है, तो मैं रोक रही हूँ 1 सेकेंड के लिए, तुम रोक के पढ़ सकते हो, है ना। संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है, क्योंकि संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखो इतना क्लिष्ट है ना, ये लोगों को लगेगा क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को ना, जब जो मेन काम है उसमें तुम अंडरलाइन करते चला करो। फिर से देखो, संसद है एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। हाँ, उसके अधीन है बोल रहे हैं।
नेक्स्ट बोल रहे हैं संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, ये सच है कि आप उनको न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, पर ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी सेम एज इट इज आ सकता है, क्योंकि जब बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीट बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि किसी को मेहनत नहीं करनी है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है किस विधेयक, किस बहुमत से? तो साधारण बहुमत से। अगर उनको भारत की आधिकारिक भाषा में संशोधन करना है तो उनको साधारण बहुमत की आवश्यकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं जिसके लिए 2/3 बहुमत लगे, साधारण बहुमत ईजी है। अब तुम देखो कि ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर साधारण संशोधन से किया जा सकता है काम। पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है। दूसरा है नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना और या उनकी समाप्ति करना, राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान करना, जैसे मैंने बताया अभी आधिकारिक भाषा की बात हो रही थी, 5वीं और 6ठी सूचियों से संबंधित प्रावधान करना। चलो नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था। एक मिनट पानी पी लो। भारतीय संविधान को संविधान में वर्णित किया गया राज्यों का एक यूनियन के तौर पे। कैसे? ऐसा बोलते हैं ना कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। अब देखो यहाँ पे भारत राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, तो एकदम यूनियन पे टिक करना, ठीक है, यूनियन पे, क्योंकि जो ये मानते हैं वही सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किसी कर की श्रेणी में आता है। किस कर की श्रेणी में आता है? जो भू राजस्व है। तो कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आता है उसे हम बोलते हैं भू राजस्व। किस कर की श्रेणी में आता है? ऐसा कर जो राज्य के दायरे में आता है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। भारतीय संघवाद जो है वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। अब तुम्हें यहाँ पे लग सकता है कि शक्ति विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर जहाँ पे अगर ये ऑप्शन है कि राष्ट्र की एकता पर बल देता है तो हम एकता वाले पे क्लिक करेंगे। अमेरिकी संघ का निर्माण वहाँ के राज्यों ने किया, जबकि भारतीय संघ के निर्माण राज्य का निर्माण करता है। भारतीय संघ ही राज्य का निर्माण करता है। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची दी गई है, ठीक है। अब तुम देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें। पहला बोल रहा है लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान। लिखित है और दुष्परिवर्तनशील संविधान है। नेक्स्ट है केंद्र और संघात। एक तो यार मेरे घर के बगल में घर बन रहा है और ये मुझे लग रहा है कि बनता ही रहेगा ये, और जब मैं क्लास लेना शुरू करूँ तभी ये बनता है ना। ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है कभी कभी। तो केंद्र और संघ शायद मेरा इसीलिए ये जो मैं अपनी गलती किसी और पे नहीं दे रही, बट ऐसा होता नहीं कि आपका दिमाग बढ़ता है तो होता है। तो इनके मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। तो बोल रहा है 1 2 4, तीसरा नहीं है। एक मिनट रोकती हूँ, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। हाँ, ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और साथ ही साथ एकात्मक भी है। देखो, संविधान विशेषज्ञ दुर्गा दास वासु के अनुसार भारत में ना तो विशुद्ध रूप से संघवाद है और ना ही एकात्मवाद। ये मेंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप पीटी में पढ़ रहे हैं इसमें फ़ायदा होता है इसका वजह से, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ये एक विचित्र प्रकार का संघ है। राजनीतिक विचारकों ने कहा कि भारत एक अर्ध संघीय ढांचे से अधिक कुछ नहीं है, अथवा यहाँ किसी तरह से संघवाद है और इसमें अनेक प्रकार की एकात्मक विशेषताएं भी हैं, ठीक है। अगेन देखो, भारत से जो संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है, ठीक है। कारण, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्या ये सही व्याख्या कर रहा है कि उसको अधिकार है इसलिए अर्ध संघात्मक है? नहीं, भारत अर्ध संघात्मक है। भारत संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कई जगह से लिया गया है। इसमें एकात्मक और संघात्मक विशेषताएं हैं। केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है, इसलिए केसी वियर ने से क्या कहा है? भारत संघवाद को इन्होंने अर्ध संघीय कहा है। केसी वियर ने क्या कहा है? अच्छा, ये
अलग से स्टेटमेंट बनाने वाला क्वेश्चन भी आता है कि किसने इसको अर्धसंघीय कहा है, तो केसी वेयर ने कहा है। ठीक है, भारत स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भारतीय संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, तो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ऐसा नहीं है। समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे जैसे जहाँ की जनसंख्या है वैसे वैसे उनका प्रतिनिधित्व है। यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये भी ठीक है। अब किसके तहत संरक्षक है, तुम ये बताओ मुझे कि किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण क्या था? इसे देश में जाति, धर्म, भाषा भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था, क्योंकि अपने यहाँ जानते हो हर तरह के धर्म में हर तरह की भाषा है ना, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए हमने संघीय ढांचे को अपनाने का निर्णय लिया। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या, कि राज्य का अध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा, है ना, इसीलिए गणतंत्र है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होता है एक संघीय राज्य व्यवस्था में? तो 1 2 3 4 कौन कौन था देखो इसमें। राज्यों और संघ के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र होना चाहिए आपके लिए भी, और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र होना चाहिए, है ना, जो विवाद होते हैं सुलझाने के लिए तंत्र होना चाहिए। बस उसके लिए क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, कौन करेगा? ये संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। केंद्र और राज्य शक्तियों में परिवर्तन कौन करेगा? संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, कौन एक भारत संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अपने यहाँ एकहरी नागरिकता तो है ही, बट ऐसा संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण कौन कौन से हैं देखो, पहला है तुम्हारा शक्तियों का बंटवारा करना, दूसरा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। सही कथन है और सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों की शक्तियों का विभाजन करता है। बी, कथन दोनों सही पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, अतः भारत एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मैं अनुसूची पढ़ा चुकी हूँ, है ना, तो मुझे बताना कि तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। कमेंट में बताओ कि तीसरी अनुसूची में किस विषय के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो सी आर गलत है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है ना, हम तब से ऊपर से यही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, अनुच्छेद 239, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 356 आदि प्रावधान जो हैं वो भारत को पूर्ण संघीय राज्य बनाते हैं। भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझता है। मेरे को एक मीम याद आ गई, मीम नहीं चल रही, क्या अमेरिका क्या कहता था कारण भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। भारत में उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझता है। कारण ये है कि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। तो ये सही और गलत है, क्योंकि अपने यहाँ पे कैसी राज्य व्यवस्था है, अपने यहाँ संघ राज्यों के लिए सरकारें अलग अलग हैं और अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। तो दोहरा शासन तो है ही ना, अपने यहाँ संघ में अलग चलता है, राज्य में अलग चलता है। राज्य में योगी राज चल रहे हैं और संघ में मोदी जी चल रहे हैं। संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है क्योंकि ये केंद्र और इकाइयों के मध्य उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। सही है, और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ऐसा BR अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है संसद के दोनों सदनों में। 81(1) के तहत कहा गया है कि लोकसभा की संरचना में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचनों में से 530 से अधिक सदस्य और राज्य तथा राज्य क्षेत्रों में 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। बाद में इस पर अमेंडमेंट भी किया गया इसमें। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो न्यायपालिका में संविधान का संतुलन चक्र माना गया है न्यायपालिका को।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे ये आ सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है क्योंकि ये शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि केंद्रीकरण पर आधारित है इसलिए उसकी प्रकृति संघीय नहीं है, है ना। तो ये बी होगा कथन, सही तो है पर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है किसमें? भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? भारतीय संविधान से। संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के संबंधों की चर्चा की गई है। यह आर्टिकल आप याद रखिएगा, 245 से 255, ठीक है। भाग 11 के अध्याय 2 में 256 से लेकर 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। 245 से 255 विधायी संबंध हैं और 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात की गई है, ठीक है। और भाग 12 में क्या है? भाग 12 में 268 से 293 तक केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों की चर्चा है, ठीक है। देखो, एक है विधायी संबंध, एक है प्रशासनिक संबंध, एक है वित्तीय संबंध। क्लियर है? सारे संबंध यहाँ मेंशन नहीं चाहिए तो आप इसको एक जगह लिख लीजिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है कहाँ पे? 7वीं अनुसूची में, मैंने बताया था अनुसूची पढ़ाते वक्त ही। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246, ठीक है। अभी पीछे बता कर आया ना, यहाँ पे 245 से लेकर 255 ये विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। जहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधित नहीं है ना। देखो, अभी कुछ समितियों का गठन किया गया था जिसमें तुम्हारी ये सारी आती हैं। ये इसमें जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है वो संघ राज्य समिति से संबंधित नहीं है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये 1998 में चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। बाकी जो भी हैं ये समय पर आई, जो इस प्रकार हैं। पहली तुम्हारी शीतलवाड़ समिति प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 और सरकारी आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1983 और पूंछी आयोग 2007। इनका क्रम भी आता है याद करने के लिए, आपको याद करना पड़ेगा कि प्रशासनिक आयोग सुधार जो है वो तुम्हारा आया था 1966 में, 1966 में। राजमन्नार आया 1969 में, आनंदपुर 73 में, सरकारी आयोग 1983 में। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 83 में आया है और पूंछी आयोग सबसे अंत में आया। अब देखो, अभी आगे देखना क्रम लगाने को आएगा, तो पूंछी आयोग 2007 में आया, इसलिए आपको याद रखना चाहिए इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्थितियों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ऐसा सरकारी आयोग ने नहीं कहा था, है ना। सरकारी आयोग को सिफारिशें दी थी जिसके तहत ये सारी सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश ये थी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रण्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के भीतर का व्यक्ति होना चाहिए, तो नहीं, राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? सरकारी आयोग ने कहा, सरकारी आयोग की समिति ने सिफारिश में कहा, ठीक है। अतः राजनीति में समानता बड़ी भूमिका ना रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। राज्यपाल के 5 वर्षीय कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, है ना। आप ऐसे को मेंबर मत बनाइए, राज्यपाल मत बनाइए जो ऑलरेडी केंद्र में हो सत्ता पद पे। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पे? तो सभी चारों पर। कौन कौन से? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, हाँ न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करते हैं, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। निम्नलिखित से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो कौन कौन से हैं? देखिए, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, है ना। ऐसे कौन से कारक हैं जो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? वैसे जो ऐसा कौन से कारण हैं जो सेंट्रल राज्य पे अपने जो शक्तियाँ हैं ना वो बढ़ा पा रही है? ऐसे कौन से हैं? तो राज्यों में जो शक्तिशाली नेतृत्व है वो उसका अभाव है। जैसे मान लीजिए योगी जी हैं, हाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। योगी जी मान लीजिए, तो मान लीजिए वो काम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं,
तो उसमें तो फिर सेंट्रल को आना पड़ेगा ना। आपने कई बार देखा होगा ऐसे कि जहाँ पे मुख्यमंत्री अच्छा शासन नहीं कर रहे होते, राज्यपाल अच्छा नहीं कर रहे होते, फिर वो बोलते हैं कि हम करेंगे, है ना। ऐसे करके उनके जो स्टेट है उसको कवर कर लेते हैं वो, फिर वो अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर देना है वहाँ पे। दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। अब देखो केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता तो है ही, है ना। सारे जो भी जितने भी राज्य हैं सब केंद्र पे ही आश्रित हैं कि जितना उनको अनुदान मिलेगा उतना वो खर्च कर पाएंगे, ठीक है। और क्षेत्रीय दलों का उदय, ऐसा कोई कारण नहीं, क्षेत्रीय दलों का जितना उदय होगा उसका केंद्र से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है कि आप केंद्र हावी हो जाए उस पर, है ना। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ये कथन सही और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो हम राज्य जो है ना सारे सभी चीज़ों के लिए केंद्र पर डिपेंड है, वित्तीय तौर पर भी डिपेंड है। जीएसटी आने पर भी देखो जितने जो टैक्सेस स्टेट के पास थे, कई टैक्सेस में कमी भी आई है ना, सबको पता ही बात। तो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर अमेरिका भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार भाग 12 में 268 से लेकर 281 तक, पीछे बताया था मैंने, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो वित्तीय में कौन से आते हैं? 268 से 281 तक केंद्र राज्य संबंधों के मध्य वित्तीय संबंधों का चर्चा किया गया है। कौन से कथन सही है? तो डी, तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापक होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो पूरा संसद पढ़ ली, पर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना। जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं कि आयोग पूछ क्या रहा है, तब तक आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, अपना घटना चक्र उठाई और सारे क्वेश्चंस लगा डाले और फिर आपने देखा कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से गया था। ये पैटर्न होता है पढ़ने का, क्योंकि कोई बताता नहीं ढंग से। अनुच्छेद 254 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में बना विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं, भारतीय संघ जो है वो राज्य, भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 292 से लेकर 293 केंद्र व राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है। किसकी शक्ति प्रदान करता है? उधार लेने की। कौन कौन से आर्टिकल? 292, 293, ये दोनों आर्टिकल उधार लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्यमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। कहाँ से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है? जो तीसरा तल है वो कब जोड़ा गया है? तो 1992 में मैंने बताया था, पंचायत, है ना, जो 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। तृतीय तल बोलते हैं उसको। अब आता है टॉपिक अंतरराज्यीय संबंध, ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? तो यूपी नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं बता दूं कि सारे अपने यहाँ पे क्या है, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था 1956 में, जिन्हें बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। अब उत्तर में कौन कौन आएगा? मैप इमेजिन करो माइंड में। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा तो तुम्हें बताना नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज, कुंभ नगरी में मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। और मध्य में कौन कौन आते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पूर्वी में कौन आएंगे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में है, ठीक है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दक्षिण वाले में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद को लक्षण नहीं है? किसका एक लक्षण नहीं है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संगठन किया गया है, ठीक है।
विभिन्न राज्यों के मध्य पारंपरिक संवाद कायम करना और राज्यों के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करता है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय दो अलग चीजें हैं। तो ये क्या है, ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता समन्वयता को बढ़ाना। ये परिषदें आर्थिक सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। ये केवल चर्चात्मक परामर्शदात्री निकाय है। ये क्या करती है, परामर्शदात्री निकाय है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं। अच्छा, ये मत तुम्हें सोचना कि इनकी अध्यक्षता जो है वो मोदी जी करेंगे, नहीं। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इनकी अध्यक्षता जो है वो संघीय गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। और ये परामर्शदात्री निकाय है, मैंने ऊपर बताया अभी। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है क्या, संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 के अंदर आता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। राज्यों के मध्य तथा केंद्रों तथा राज्यों के मध्य समन्वय करना। यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह लगे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रीय परिषद अलग है, अंतर्राज्यीय परिषद अलग है। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो तुम्हारा गृह मंत्री है, इनका कौन है, प्रधानमंत्री है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो कावेरी नदी का जो विवाद है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, किसे किसे है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी। ठीक है। तो दो के हैं, कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी और तमिल और टीपी, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ठीक है। के टीपी। कावेरी का किसका है, के टीपी। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे, बिना राज्य की सहमति से, है ना। राज्य की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए इनको राज्य सहमति लेने की जरूरत नहीं है। मान लो हम किसी संधि कर रहे हैं तो क्या हम सबसे सहमति ही लेते रहेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड है। अगर हम सबसे सहमति लेने चलेंगे तो फिर तो संधि करने में बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसी कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 253 के अधीन इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, किसी करार या अधिनियम अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, निकाय, कुछ भी करेंगे अगर, है ना, कहीं भी जा रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं, कोई निकाय है, कोई संगम है, तो उसमें हम सबसे परमिशन तो लेने नहीं बैठने वाले हैं ना कि आप सहमति देंगे तो हम करेंगे। ठीक है। भारत में किसे या किन्हें अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषदों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि यहाँ पे देखो 263 के अंदर बात की जाती है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात की जाती है। 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में, देखो सरकारिया आयोग जो पड़ा था ना अभी अपने पीछे 83, ये वही वाला है, अलग मत समझना। उनकी अध्यक्षता में आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषदों की गठन किया गया। इनका उद्देश्य ये था कि अंतर्राज्यीय विवाद है उनकी जांच करना, उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो मतभेद है उस पर सलाह देना, एक या अधिक राज्यों के बीच समान हितों के विषय पर चर्चा करना, है ना। तो ये सारे थे। और इनकी जो प्रकृति होती है वो सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं इन्होंने कुछ कह दिया तो आप करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सलाह दे सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है। देखो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ना इस चीज़ को। वैसे तुम मान लो कहीं बैठे हो, तुम नहीं पढ़ सकते, लोग कहेंगे अरे लोग बड़का बुक लेके बैठ गए, कहीं तुम गए हो, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि सारा पढ़ंका तुम बन जाओगे अभी। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि तुम कान में लगाओ अपना, आजकल तो ब्लूटूथ का ज़माना है, लगाओ अपना, सुनते रहे बैठे बैठे, है ना, क्वेश्चन देखते ही रहे। चलो, क्योंकि अपने से यार पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है सब चीज़ें, कोई वैसे पढ़ाता रहता तो ईजी हो जाता है। चलो, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है संघीय संसद। अगर आपातकाल है तो किसी विधानसभा की जो अवधि है वो बढ़ा देंगे, कौन, संघीय संसद बढ़ा सकती है, ना कि राष्ट्रपति। तो आपातकाल लगता है 352 के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है
प्रत्येक एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए। तो एक बार में अगर बढ़ा रही तो 1 वर्ष के लिए, जैसे मान लो 5 साल कार्यकाल है, आपातकाल लग गया है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, आपके यहाँ जो चल रही है विधानसभा, उसको हम 1 साल के लिए आप एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि उस माहौल में आप चुनाव तो नहीं करवा सकते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि 1 साल के लिए आप एक्सटेंड कर दीजिए उसको, फिर देखते हैं। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद, अगर आपातकाल समाप्त हो गया है, समाप्ति के बाद ये अवधि अधिकतम 6 माह तक ही रह जाती है। तो अगर समाप्त हो गया है तो 6 माह तक ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको इतना आप खींचिए मत, ठीक है। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें, जो कि संबंधित है किससे, आर्टिकल 355 से, ठीक है, 355 से। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, बाह्य आक्रमण, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना है, ठीक है, और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार में कितनी बार बढ़ा सकते हैं, तो केवल 1 वर्ष के लिए। अब पीछे बता कर आए हैं, ठीक है, वो विधानसभा था, ये लोकसभा भी वही सेम ही होगा, अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा है किन किन चीज़ों से। तो देखो, एक तो पहला तुम्हारा बाहरी आक्रमण अगर हो गया है, और तीसरा तुम्हारा सशस्त्र विद्रोह को, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था। जब इंदिरा गांधी वाला कांड हुआ था तो आंतरिक अशांति को हटा देते हैं। आंतरिक अशांति मतलब ऐसे कुछ भी आंतरिक मौके के आपने आपातकाल लगा दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए इन्होंने आंतरिक अशांति को हटा दिया। अगर हमें कोई बाहरी आक्रमण से खतरा है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, 1 और 3 है, आंतरिक अशांति का कोई लेना देना नहीं है इससे। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की गई है ना। इतनी हमारे अंदर वो चिंदीपना नहीं आया कि हम इतना वित्त की कमी हो जाए, वित्तीय आपात आ जाए। तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की प्रावधान किया गया, बट अभी तक हमने एक बार भी उसको नहीं अप्लाई किया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन कब कब लगाएंगे हम, 356 में लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं, 356 के अंतर्गत लगाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सो में लागू किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो पटियाला एवं पेप्सो में लागू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। किसके तहत, 352 के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय आपात है 352। राज्यों में संवैधानिक विफलता से उत्पन्न अगर कुछ हो रहा है, अगर संवैधानिक विफलता हो गई है तो 356, ठीक है। वित्तीय आपात आ गया तो 360, और 352 के तहत घोषित क्या करता है, राष्ट्रीय आपात में 1 माह से संसद का अनुमोदन मिलना अनिवार्य होता है, ठीक है, नहीं तो स्वतः 1 माह पश्चात समाप्त हो जाएगी। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कब तक, 3 वर्ष तक, है ना। अधिकतम अगर आप लगा रहे हैं, मैक्सिमम आप लगा रहे हैं तो 3 वर्ष तक। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर वह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन दी गई घोषणा को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है, हाँ, इम्पॉसिबल है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर ये अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक। अगेन, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, आंतरिक अशांति को खतरा, मैंने कहा आंतरिक अशांति हटा दो, बाकी सशस्त्र विद्रोह है, और इसको हटाया कब गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत तुम्हारा आंतरिक अशांति शब्द को हमने रिमूव कर दिया। कैसे, 1975 में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जैसा किया था, सबको पता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, है ना।
तो व्यक्तिगत मैंने कल बताया था आर्टिकल 20 और 21, सॉरी 21 और 22, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, सॉरी आर्टिकल 20 और 21 पहले ही मैं सही थी, यही होता है मेरे साथ, पेपर में भी यही होता है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, तो अगर आप राष्ट्रीय आपात भी लगाए हैं तब भी आप 20 और 21 को नहीं हटा सकते, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, तो संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की जो विधायिनी शक्ति है उसका विस्तार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो पेप्सू में लागू किया था। मैंने बताया था ना अभी पहले कि पेप्सू और पटियाला में, पटियाला और पेप्सू में लागू किया गया था। अगेन रिपीट क्वेश्चन है ये। तो क्या मुझे क्लास रोकनी चाहिए या फिर मुझे लगता है मुझे रोक देनी चाहिए, फिर क्लास लंबी होती, फिर आप संसद कल पढ़ाइए क्योंकि संसद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है ना। चलो साथ साथ करते चलना, रोकना मत क्लास बीच में, इससे तुम्हें ही बेनिफिट होगा, है ना। अब तुम्हें लगेगा यार दिसंबर बहुत दूर है, पलक झपकते आ जाएगा, अभी त्यौहार शुरू कहाँ हुए हैं, अभी जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दिवाली, होली सब तो बचा ही हुआ है, होली बीत गई है, दशहरा, दुर्गा पूजा सब बचा हुआ है, तो सब खत्म हो जाता है, इसलिए साथ साथ करते चलें, है ना, खत्म हो जाएगा। और जो बीपीएससी दे रहे हैं ना जो बच्चे, वो तो भाई इन वीडियो को कान में लगा कर 2 टाइम्स सुन के एकदम घोट के पी जाना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो तुम्हारा यार। देखो बाकी साथ साथ करंट भी आप करते चलें, बिहार विशेष पढ़ते चलें, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, कल हम संसद कंप्लीट करेंगे फटाफट। चलो टाटा।